श्रीवास्तव का। पहला डाउट इसका ये था कि सर एनसीईआरटी में लिखा गया है कि थॉमसन मॉडल जो है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। तो देखो अब एनसीईआरटी क्या करता है कि साइंटिफिक मॉडल को लेकर के चला हुआ है, क्योंकि डाल्टन ने जब बात की थी वो एक सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मॉडल था, एक तरीके से बोला जाए, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात नहीं हुई थी। जे थॉमसन ने पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी, या ये बोला जाए कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो बोला जाएगा वो जे थॉमसन का है। तो अगर एग्जाम में तुम्हारे पूछता है तो तुम्हें जे थॉमसन ही लिख करके आना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में यह रखना कि फर्स्ट मॉडल जो है किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था सबसे पहला मॉडल। बट वो एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात नहीं की गई थी, ठीक। और क्योंकि हमारा ग्रंथ कौन है, एनसीईआरटी है, तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है। जे थॉमसन का पहला मॉडल है, वो भी रीजन बता दिया हूं मैं क्यों एनसीईआरटी ऐसा माना है। इसलिए माना है क्योंकि वो हमारा क्या है, साइंटिफिक मॉडल है। सबसे पहली बार जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी कि एटम कैसा होता है। वाटरमेलन मॉडल है, बीच में क्या है, सीड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात डाल्टन ने नहीं बोला था, ठीक। इस वजह से हम लोग जे थॉमसन का मॉडल क्या लेते हैं, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम लेकर के चलते हैं। साइंटिफिक मॉडल है हमारा, वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। अब हमारा आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसी को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनके दो सहयोगी थे, स्टूडेंट कोलैबोरेटर जो थे, गीगर एंड मार्सडेन। बोर्ड में बाबू कई बार यही वर्ड लिख करके क्वेश्चन पूछता है, रदरफोर्ड लिख करके नहीं पूछता है, और बच्चे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं ये तो एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ाया ही नहीं गया था। जबकि रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट यही है, गीगर मार्सडेन इनके दो सहयोगी थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक लेड कैविटी में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल बिस्मथ रखा गया था, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और एटॉमिक मास होता है 240। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इसमें से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। यहां से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, सही है। और ये कोलीमेटर लगाते हैं हम लोग, लेड कैविटी होती है ये एक लेड कैविटी होती है, और ये क्या करता है, यहां से जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो हो सकता है कि वो स्कैटर करें, अलग अलग डायरेक्शन में जाए। तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे एक लाइन में होकर के चले, इसीलिए मैं यहां लगाता हूं कोलीमेटर, जो क्या करता है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बना देता है। जो भी लाइट अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे होंगे उन सबको मोड़ करके एक दिशा में कर देगा। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा, और ये हमारा गोल्ड फॉयल होता है, जिसकी थिकनेस 10⁻⁸ मीटर के रेंज का होता है, ऑर्डर इसका होता है। और इस पर जैसे ही आकर के स्ट्राइक किया, अब क्या क्या चीजें देखी गई थी, देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा पास हो गए, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। और ये कैसे पता कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे हमने रखा था जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन, और एक ये माइक्रोस्कोप था जो कि मूवेबल डिटेक्टर था, ये मूव करता था, सही है। जैसे मान लो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, जैसे यहाँ टकराएगा ब्राइट लाइट जलता था, फ्लैश होता था, चमक रहा था, तो तुरंत ये डिटेक्टर क्या करता था, वहां पहुंच जाता था। जहां जहां डिटेक्टर पहुंचता जाता था, जहां भी कोलिजन हो रहा था वहां पे डिटेक्टर तुरंत पहुंच करके डिटेक्ट करता था उसको, और वहां पे हल्का हल्का उजाला टाइप का ब्राइट लाइट बनता था। जैसे मान लो बहुत अंधेरा कर दिया तुमने, और एक वो छोटा सा बम आता है ना, अरे बम छोटा वाला, वो लहसुन वाला बम जो चल रहा है आजकल, जैसे मारोगे तो हल्का सा उजाला करेगा, सही है ना। उसी तरह जैसे हल्का सा उजाला किया, डिटेक्टर वहीं तुरंत पहुंच गया डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ यहाँ पर आकर अल्फा पार्टिकल कोलाइड किया है। तो क्या देखा गया था कि मैक्सिमम टाइम पर सीधा सीधा जा करके कोलिजन हो रहा था, या ब्राइट फ्लैशेज जो है वहां पे दिखाई दे रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू अ लार्ज एंगल, कुछ जो मतलब ज्यादा से, दोनों मोस्ट हो गया, हाँ ठीक है चलो। यहाँ पे देखा गया था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो लार्ज एंगल पे डेविएट किए थे, ठीक। और 1 in 8000, लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराने पर एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से अधिक पे डिफ्लेक्ट हुआ था, या ऑलमोस्ट 180 डिग्री पाया था, वापस अपने पाथ को रिट्रेस किया था वो, ठीक है, वापस अपने पाथ को रिट्रेस किया। तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया यहाँ पे। अब इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूड किया, क्या ये देखो, अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं कि सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और
बहुत मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडेविएटेड जा रहे हैं। अनडेविएटेड जाने का मतलब क्या हो रहा है कि उनके पाथ में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, उन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का अगर पाथ बदल रहा है, अल्फा पार्टिकल का अगर पाथ बदल रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा होगा। और अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कौन लगा सकता है? प्रोटॉन लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगाएगा तभी, या निगेटिव चार्ज लगाएगा, चार्ज होगा तभी वो डेविएट होने वाला है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। तो बाद में क्या कंक्लूड किया गया कि सर अगर ये हमारा एटम है तो इसके बीच में कहीं पर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड हैं। जो भी अल्फा पार्टिकल, ध्यान से समझते रहना, जो भी अल्फा पार्टिकल इससे दूर जा रहा है वो सीधा डेविएट, बिना डेविएट हुए निकल जाएगा। जितना पास होते जाएगा उतना डेविएशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। अब देखो यहाँ डेविएट हुआ कि नहीं, और पास भेजा मैं तो मान लो इधर चला गया ये, और एकदम बिल्कुल सेंटर पे हुआ तो जैसे आया था वैसे ही बैक ट्रेस कर गया। ये अभी फिगर बनाएंगे हम लोग, ये फिगर बना के अभी समझा जाएगा। तो क्या हुआ, जितना तो रदरफोर्ड ने, गीगर मार्शल ने ये कंक्लूड किया यहाँ से कि सर जो जे थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में क्या कर रहा है, पूरे एटम में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अगर ऐसा होता तो अल्फा पार्टिकल कभी स्ट्रेट पास करते ही नहीं, क्योंकि पूरा ये पॉजिटिव है। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, रिपल्सन होता है तुरंत डेविएट कर जाते हैं। बट ये सीधा पास हो रहा है, पाथ नहीं चेंज हो रहा, और पाथ तभी चेंज होता है किसी भी पार्टिकल का जब उस पर फोर्स लगे। सही, फोर्स लगा, वो भी कब लगा, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो लार्ज एंगल पे और 1/8000 क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ था हमारा। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि सर जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू थॉमसन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसा नहीं है। वो सारा का सारा चार्ज कहां पर है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। उसी को आगे चल करके न्यूक्लियस का नाम दिया गया था, और इसका साइज बताया रदरफोर्ड ने 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का है। ठीक, तो रदरफोर्ड ने बोला कि सर पॉजिटिव चार्ज पूरे इस एटम में नहीं है, वो कहां पर है, एक सेंटर पे जाकर कंसंट्रेटेड है। और अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल उसके पास से होकर के जा रहा है उस पे स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। अब जितने एंगल से स्कैटर कर रहा था बाबू, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। जाना ऐसे चाहिए था लेकिन यहां से ऊपर हो गया, तो स्कैटरिंग एंगल कहा जाता है इसको। अब इसी पर बेस्ड एक ग्राफ बनाया गया था जो ऑब्जर्वेशन था। और बालक याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। लगभग हर बार बोर्ड में ये ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाता है तुमसे। और इसका जो 3 ऑब्जर्वेशन हमने लिखा था वो लिखना पड़ेगा तुमको। यही 3 ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, पास स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 1/8000 क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और 0.14% जो होते हैं वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं हमारे। ठीक है, ये तुमको लिखना पड़ेगा। अब आगे ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है हमारा, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल के बीच में ये ग्राफ को बनाया गया था। अब ध्यान से समझते रहना, जब स्कैटरिंग एंगल 0 है, स्कैटरिंग एंगल 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल को ध्यान से देखते रहो, ये एंगल 0 है, इसका मतलब सीधा निकल रहा है कि नहीं, सीधा निकल रहा है। और हमने क्या बोला अभी, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्टेट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, स्टेट पास करते हैं। तो जब बाबू एंगल 0 रहा होगा तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा जा रहे होंगे। सही। अब उसी तरीके से जब स्कैटरिंग एंगल बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 180 पर लेके चलते हैं, 180 पर 1 या 2 ऐसे ही वापस आने वाला है। और लिखा ना 1/8000 रिफ्लेक्टेड बैक, एक वापस आ रहा है, मतलब क्वांटिटी सबसे कम है कि नहीं है। तो 180 डिग्री पे क्या हो गए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड क्या हो गए, कम हो गए, मिनिमम है। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके का बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का। तो ये ग्राफ तुमको याद रखना है, ग्राफ याद रखोगे तभी तुम्हारा काम हो पाएगा सही से। कोई दिक्कत है इसमें? मन में सवाल अगर ये आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो है सर, अट्रैक्ट भी तो करेगा अल्फा पार्टिकल को, लेकिन बाबू यहीं से इस चीज को बाद में कंक्लूड किया गया था कि इलेक्ट्रॉन कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पा रहा था अल्फा पार्टिकल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब है स्पीड बढ़ाएगा उसके। लेकिन अल्फा पार्टिकल में स्पीड में हल्का फुल्का वेरिएशन आ रहा था, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। इसीलिए बाद में ये कंक्लूड किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है पास में नहीं बैठे हुए हैं। अब बताओ, एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है भारी भरकम, 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के,
प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1000 गुना कम होता है। मतलब समझ रहे हो, 4000 गुना बड़ा कोई मास जा रहा है। एक दुबला पतला, एक चींटी एक हाथी को हिला पाएगा क्या? नहीं हिला सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था प्रोटॉन के ऊपर, समझ आती है। इसी वजह से बाद में और फर्दर जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं है, ये ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। वहीं से इस चीज को कंक्लूड किया गया था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह एक्यूमुलेट होकर के नहीं बैठे हुए हैं, ये लोग अलग अलग हैं। और अलग अलग किस तरीके से हैं, बाद में और एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ा गया तो बोहर ने बताया था। बोहर ने बाद में बताया, रदरफोर्ड ने ये बोला कि एक जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, अकेले अकेले, एक साथ नहीं है लो। लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, ये सब नहीं बात की। तो बोहर ने यही लिमिटेशन बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और सबको पता है, हाँ एनर्जी एमिट करेगा, सबको पता है, तो आकर के न्यूक्लियस में गिरेगा वो। देखो ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एनर्जी लूज करेगा तो ऐसे ऐसे स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और आकर इसमें कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन एटम स्टेबल होता है, एटम तो इस तरह डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब रदरफोर्ड का ये लिमिटेशन था। आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को। इसी चीज को करेक्ट किया था बोहर ने। एनर्जी के बारे में बोहर ने बात की थी, 3 पॉस्टुलेट देते हैं वो एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है। तो यहां से एक बात समझ लेना, ये कि सिर्फ प्रोटॉन की बात हुई थी, पॉजिटिव चार्जेस की बात हुई थी। न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेज है, निगेटिव चार्ज कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि अकेले अकेले है ना। अब हाथी को बोलूँ चींटी हिला दो तो कहाँ से होगा वो। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी असर नहीं डाला था प्रोटॉन ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल की बात हीलियम+2 होता है, हीलियम अलग चीज है। और जब भी रेडियो एक्टिव डीके होता है तो वहां पे अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है और गामा डीके होता है। 3 टाइप के डीके होते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। वैसे मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा अगले चैप्टर में। न्यूक्लियाई में जब भी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है किसी भी, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस को तोड़ोगे 3 तरह का डीके होता है वहां पे। अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है और गामा डीके होता है, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं हमारे। समझ आ रही है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे चल करके देखेंगे कैसे बिस्मथ को कैसे हम लोग तोड़ते हैं। तो वहां से न्यूट्रॉन भी निकलता है हमारा, ठीक है। न्यूट्रॉन निकलता है, फ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वहां पे, अल्फा पार्टिकल वगैरह। तो वही अल्फा पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे लेकर बम्बार्ड कराते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। दोनों को एक में कंफ्यूज मत करो, पता नहीं कहाँ से। तो बाबू रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला, उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिया गया था या क्या एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, उसको जरा सा समझ लिया जाए। अब देखो, सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अल्फा पार्टिकल जो आ रहा होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2e होता है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे वो 2e होता है चार्ज। और हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, गोल्ड फॉयल यूज किया था ना, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का थिकनेस का। गोल्ड फॉयल में गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। मतलब इसके अंदर 79 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जिसको को हम लोग क्या जनरल फॉर्म में जेड लिखते हैं, जहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 79 है। आगे चैप्टर्स में हम लोग जेड का ही यूज करेंगे न्यूक्लियाई वगैरह में, ठीक। तो सर अल्फा पार्टिकल 2e है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, और एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था कि जो भी पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल थे जो बिल्कुल बीचों बीच में पास करवा रहा था, उनका डेविएशन क्या हो रहा था, लगभग 180 डिग्री। वो वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे थे, ठीक। कुछ पार्टिकल्स को जब मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भेजा तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डेविएट हुए थे, और थोड़ा सा ऊपर भेजा गया तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे थे ये। और इससे ऊपर जो होगा पार्टिकल वो क्या होगा, सीधा जाने वाला है। तो इससे ये कंक्लूड किया कि देखो अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज लेकर के चल रहा है, और मास क्या होता है इसका, मास जो होता है लगभग 7000 गुना, लिखा है ना 7000 मोर मैसिव देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना ज्यादा भारी होता है अल्फा पार्टिकल, सही है ना। जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो लगभग 7000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इतना भारी है 7000 गुना। मतलब वही चीज हो गया कि एक चींटी हाथी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि सर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करा पाए, सही। और उन्होंने कुछ ऐसे रीजन्स देखे जहां पे स्कैटरिंग ज्यादा हो रही थी, लगभग 180 डिग्री का हो रहा था और
90 से 180 के बीच में, मतलब ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है। समझ आ रही बात? ऐसे कोई आ रहा है उसको तुरंत घुमा दिया, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स लगा होगा जो इतने भारी चार्ज पार्टिकल को भी मूव करा दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो इतनी ताकत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब फिर क्या उन्होंने कंक्लूड किया कि सर जो प्रोटॉन्स हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्जेज हैं, वो एक जगह कहीं बैठे हुए हैं सेंटर में, टाइनी सेंट्रल कोर है, उसी को बाद में जाकर नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दिया गया कि पूरे एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्जेज हैं वो वाटरमेलन टाइप का नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो हर जगह पे स्कैटरिंग क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होता। हर जगह पे स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में होता, बट यहाँ पे स्कैटरिंग का वेरिएशन बीच में ज्यादा था, बीच में ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है। डेट मीन्स सारा का सारा पॉजिटिव मास जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, कोर पे कंसंट्रेटेड है। पास में, तो यहां से आइडिया लगा न्यूक्लियस का। बाद में साइज वगैरह को देखा गया तो 10⁻⁻15 मीटर का रेंज आ रहा था। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा पाथ ट्रेजेक्ट्री है। ये अल्फा पाथ ट्रेजेक्ट्री इसको बोला गया। क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल को मैंने बिल्कुल सेंटर पे जब भेजा था तो वो 180 डिग्री, ऑलमोस्ट 180 डिग्री क्या हुआ, रिपेल्ड बैक हो गया जिस पाथ पे ये जा रहा था, और ये वापस आया। अब ये बात देखना, यहां तक ही बनाया गया, इसको पूरा टच नहीं करता है। सर ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होगा। और ये भी एक चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी एक चार्ज है, दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लगता है। तो ये मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 का मतलब अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज कितना होता है, 2e होता है। और Ze का मतलब क्या हुआ, गोल्ड। गोल्ड के केस में हम लोग 79 ले लेंगे, सही है। अपॉन में r का मतलब क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन। अब सेपरेशन याद रखना है, जब भी देखा जाएगा कहां से देखते हैं हम लोग, फ्रॉम सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से देखा जाता है। मतलब ये एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, अभी हम लोग उससे बात करेंगे भी एनर्जी पर। अभी उसके रेडियस वगैरह निकाला जाएगा या फिर वेलोसिटी वगैरह निकाली जाएगी। एक ये डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लीस्ट अप्रोच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस या लीस्ट अप्रोच का डिस्टेंस बोला जाता है। इसको अभी निकालते हैं हम लोग। जैसे जैसे ये आ रहा होगा, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, क्योंकि कोलिमेटर ने क्या किया, बीम बना करके भेजा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और एक चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ एक पोटेंशियल होगा। तो इसका जब ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के तेजी से आ रहा होगा, इसका पोटेंशियल इसको रोक रहा होगा, रोक रहा होगा, रोक रहा होगा, रोक रहा होगा, धीरे होगा, इसकी स्पीड धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, और यहां पर आके स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, 0। अब 0 होगा, इसका पोटेंशियल क्या करेगा, धक्का देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये बार बार इसको रिपल कर रहा होगा, लेकिन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये आगे बढ़ रहा होगा, ड्यू टू इनर्शिया, है ना, मोशन का इनर्शिया होने की वजह से आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां ये R0 बोला गया, लिस्ट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं हम लोग इसको, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और इस न्यूक्लियस का पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। और जैसे ही दोनों एनर्जी बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, एनर्जी बराबर हो चुकी है। अब उसके बाद से ये डोमिनेट करने लग जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, रिपल्सिव फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, और इस अल्फा पार्टिकल को वापस भेज देगा, रिट्रेस कराएगा अपने ही पाथ को। ये चीज देखा उन्होंने। अब ये 2 और 2' वाला जो मैंने अल्फा पार्टिकल भेजा, इसको हमने कहाँ भेजा था, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे भेजा, तो वहां पे फोर्स की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी, तो ये ऐसे आएगा, सीधा आएगा, लेकिन अभी भी रिपल्सन हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे हो रही है, धीरे हो रही है, इसका पोटेंशियल डोमिनेट करने लगा और इसको इधर फेंक दिया, सही। ये पाथ फॉलो किया। जितना दूर जाता रहूंगा, देखो ये सेंट्रल लाइन होती है हमारी न्यूक्लियस की, इससे जितना दूर जाते रहेंगे, इसको हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, आगे भी पढ़ा जाएगा। इस डिस्टेंस से जितना दूर जाते रहेंगे हम लोग, उतना कम डेविएशन होगा, क्योंकि उतना कम इसका इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल सबको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम पोटेंशियल होने जा रहा है। तो जो चार्ज मैं यहां से अगर भेजूंगा, ध्यान से देखो, बनाना मत इसको, जो चार्ज मैं यहां से भेजूंगा जो कि दूर है, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सीधा ही निकल जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, चाहे इसको भी फिगर में बना लो, यहां से जो चार्ज जा रहा होगा ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4', ये हमारा क्या होगा, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड ये सीधा निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से काफी दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला है, न्यूक्लियस कोई अफेक्ट नहीं डालेगा इसके ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, और ये पूरा चीज रदरफोर्ड ने बताया था।
रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिया कि जो है न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर में लाई करता है और सारा का सारा प्रोटॉन उसी के अंदर है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑर्बिट में मूव करेंगे, ये बोहर बताएंगे। ठीक, नोट कर लो इसको। अब अगला जो है हमारा आर्टिकल क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अभी बताया मैंने, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा पार्टिकल जब जा रहा होगा न्यूक्लियस के पास, एट अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस पे जाकर के वो रुकेगा और उसके बाद से रिपेल्ड बैक हो गया। ठीक है, तो यही जो डिस्टेंस होता है जहां पर जाकर अल्फा पार्टिकल रुकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं हम लोग आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो, इस न्यूक्लियस की वजह से आर नॉट डिस्टेंस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 जेड ई अपॉन में आर नॉट। क्यों, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। और क्यू, क्यू किसका लेते हैं, सोर्स चार्ज जो होता है, जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना माना गया है, जेड ई, और जेड की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में 79 है। ठीक है, क्यों जेड ई लिखा जा रहा है, क्यों नहीं मैं 79 ई लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कल को ये क्वेश्चन तुमको अलग एलिमेंट पे दे दे, किसी अलग एलिमेंट पे दे, गोल्ड की जगह पे कोई और एलिमेंट यूज कर ले वहां पे, तो तुम बस इतना याद रखना, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर देगा, फिर फिजिक्स में एटॉमिक नंबर देता है वो, केमिस्ट्री में नहीं देगा बट फिजिक्स में एटॉमिक नंबर लिख करके देगा बोर्ड। ठीक, पोटेंशियल इतना हुआ। अब सर इसका यहां पर जब अगर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है और मैं किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहा हूं, तो डेट मीन्स वहां एक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, Q इंटू वी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जितना वर्क डन करते हैं वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर। ठीक, तो Q इंटू वी, Q जो चार्ज मैं लेकर के आ रहा हूं, टेस्ट चार्ज, किस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल को, इसलिए क्या लिखा मैंने 2e इंटू पोटेंशियल एट आर नॉट। तो ये कितना है, ये वैल्यू यहां पर रखा जाएगा 1/4πε0 2e इंटू जेड ई बाई आर नॉट हो गया। ठीक, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब अल्फा पार्टिकल का मैं मास मान लेता हूं स्मॉल m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी पार्टिकल जिसका कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है, अगर वो मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बना रहा होगा। सही है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। और अभी अभी हमने देखा, दिखाई देगा ना यहाँ पे, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हम सबको पता है सर पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी यहां जीरो हो जाएगी, उसके बाद से कई बार तुमको ये बताया भी हूं, अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा है और अपने ही पाथ पे अगर उसको वापस आना है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। बिना वेलोसिटी जीरो हुए अपने ही पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ऐसे गया और ऐसे घूम करके आया, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे गया और वापस इसी पाथ पर अगर इसको आना है तो इसकी वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ये। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी यहां पे जीरो हो जाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ध्यान से सुन लो, इस चीज को याद भी रखना, हो सकता है एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4πε0 2e जेड ई डिवाइडेड बाई आर नॉट इज इक्वल टू 12mv²। हमें क्या निकालना है सर, आर नॉट निकालना है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा यार, इधर लिखता हूं, आर नॉट निकालना है हमको। तो आर नॉट कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर भेजेंगे, बाकी लोग को इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाने वाला है, जेड 2e जेड ई अपॉन में 4πε0 और यहाँ क्या आ जाने वाला है 12mv²। ये हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, बस इतना याद रखो पोटेंशियल काइनेटिक बराबर हो जाता है, 2 मिनट लगेगा, वहां फॉर्मूला डिराइव कर लोगे खुद। ठीक, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 12mv² नहीं देता है, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख करके देगा, तब तुमको कैसे लिखना है, यहाँ देखो 4πε0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पूरा पूरा। अब क्वेश्चन में तुमको ये चीज देखना पड़ेगा, मास और वेलोसिटी दिया गया होगा तब तो तुम इस एक्सप्रेशन को यूज करना, और अगर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया गया तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, ये हमारा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नोट कर लो इसको। अब अगला जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ते हम लोग, इंपैक्ट पैरामीटर होता है। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है, इंपैक्ट करने वाला पैरामीटर। इंपैक्ट कब होगा, इंपैक्ट का मतलब कोलिजन,
और इम्पैक्ट का मतलब भी कोलिजन होता है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कब होगा? जब अल्फा पार्टिकल पास में रहेगा। जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास में रहेगा न्यूक्लियस के, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगने वाला है। सही है। तो अब ये डिस्टेंस क्या होता है? न्यूक्लियस का ये सेंट्रल लाइन है, जो सेंटर से पास होकर के जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसी भी एक अल्फा पार्टिकल का, इसी को बी बोला जाता है। और कंडीशन क्या है? जब अल्फा पार्टिकल दूर रहना चाहिए, अल्फा पार्टिकल दूर रहना चाहिए। जो भी अल्फा पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द विच इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, सेंट्रल लाइन से जो पास कर रहा होगा, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड द वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ठीक। अब अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम है, ध्यान से समझो इस चीज को, इंपैक्ट पैरामीटर अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि पास में है ना वो। और जितना इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाएगा, इस वाले अल्फा पार्टिकल की बात की जाए तो इतना है, तो कम फोर्स लग रहा है, इसलिए 90 डिग्री से लेस पे डेविएट हुआ। इस वाले की बात की जाए तो डिस्टेंस और ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा दूर होगा, उतना ज्यादा कम इंटरेक्शन होने वाला है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन दिया था एनालिटिकली। इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना याद रखो। बी इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 काइनेटिक एनर्जी। ठीक, बस इसका प्रूफ नहीं है, बट ये एक्सप्रेशन पूछता है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल की बात किए थे। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अब उन्होंने चर्चा की। इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहली बात ये तो पता चली गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पे एक्यूमुलेटेड तो नहीं है, ठीक है, स्कैटर्ड है, वो सब स्कैटर्ड है, ये थॉमसन ने बताया था। लेकिन रदरफोर्ड ने ये बोला कि एक जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रुका हुआ है, वो क्या कर रहा है? ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सही है, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट की बात नहीं किए थे रदरफोर्ड ने, बस इतना बोला कि एक ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे बोहर, एनर्जी से रिलेट करवाएंगे वो बाद में। तो अब वो सबको पता है कि अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एक सेंटर के अबाउट, तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, क्योंकि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स माना गया जो कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने के लिए एक रिक्वायर्ड फोर्स होता है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसके? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे हाइड्रोजन एटम पे किए गए। हाइड्रोजन एटम स्टेबल भी होता है हमारा, छोटा भी है, वो इजिली हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और बोहर का जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में बताऊंगा हाइड्रोजन को ही चूज क्यों किया गया था। सही है, बाकी लोगों पे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हाइड्रोजन साइज में छोटा होने की वजह से हम लोग उस पर स्टडी इजिली कर सकते थे, और डिटेल में उसका डिस्कशन उधर किया जाएगा बोहर में, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा। फॉर अ डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जेड कितना होता है? 1 होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर पता है ना हाइड्रोजन का, 1 होता है ना, तो जेड 1 है। अब सर अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ प्रोटॉन बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सबको ये बात पता है सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स नहीं होता है, पता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स नहीं होता है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल के जैसा बिहेव करता है हमारा, उसी को सेंट्रीपिटल नाम देते हैं हम लोग। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? कितना? mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? 1/4πε0 q1 q2/r²। तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो E ले लेता हूं मैं, और हाइड्रोजन लिया गया है, अभी मैं जेडी लिख के चलता हूं, लास्ट में क्या करेंगे? 1 पुट कर लिया जाएगा, ये फॉर्मूला होगा कुछ। ठीक है, तो यहां पे मैं वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 ZE² अपॉन में R² इज इक्वल टू mv² बाई r।
हमें एनर्जी निकालनी है सर। अब कोई भी चीज मोशन में है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, और मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। उसी को हम लोग यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचने वाला क्या है 1/4πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर। और सर अगर मैं दोनों तरफ हाफ हाफ का मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ, हाफ हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ का मल्टीप्लाई करते ही 1/8πε0 हो जाएगा ये जेडी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहां से, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर, ये होता था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1/4πε0। एक हमारा क्या है जेडी है, और एक क्या है माइनस यू होगा कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जब लेते हैं तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है ना, ये सारी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो विद साइन हम लोग को पुट करना होता है। ठीक, तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो कितना आने वाला, -1/4πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर आएगा। कोई आपत्ति है इसमें? तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आएगी और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल होगा। ठीक है ना, उतना जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, मतलब इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी कि नहीं, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी E इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ने आता है 1/8πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर माइनस 1/4πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर। तो जरा इसको जोड़ करके थोड़ा बता दे तो, चलो अच्छी बात है, सब एक्सेप्ट की। तो देखो यहाँ पे कितना है 1/8πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर माइनस 1/4πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर है। यहाँ पे 1/4 है और साथ में हाफ भी है कि नहीं है, मतलब इस पूरे क्वांटिटी को तुम अगर कुछ मान लो, सेव मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या लिखा है हाफ सेव माइनस फुल सेव, आधा सेव में से फुल सेव घटाएंगे तो माइनस का आधा सेव बचेगा। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, 12 का बच्चा इमोशनल कर दे रहा है एकदम से। तो कितना बचेगा, आधा सेव बचा, सेव को मैंने माना था 1/4πε0 जेडी स्क्वायर बाई आर, आधा का मतलब 1/8 हो जाएगा, और ये निगेटिव साइन आ जाएगा। टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब कई बार चर्चा हो गई है, अनगिनत बार, इनफाइनाइट टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। इफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब है इसका, टोटल एनर्जी अगर निगेटिव होता है, केमिस्ट्री में भी बात बताई गई होगी, टोटल एनर्जी जितना ज्यादा निगेटिव है उतना अच्छा बाइंडिंग होता है, इलेक्ट्रॉन उतना अच्छे से बाइंड होकर के रहेगा, भगेगा नहीं, न्यूक्लियस को छोड़ करके या एटम को छोड़ करके भगेगा नहीं। जितना ज्यादा टोटल एनर्जी निगेटिव होता है उतनी अच्छी बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसको दिमाग में बिठा करके रखेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव मतलब स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा सिस्टम उतना ज्यादा, और टोटल एनर्जी, एनर्जी है ना, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है अगर जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उतना अच्छे से बाइंड हुआ रहेगा। इस चीज को लिख लो। तो अब यहां से टोटल एनर्जी कितना हो गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या रख देंगे 1। तो याद रखना इसको जब एग्जाम में करके आना। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, मैं जनरल केस इसलिए करवाया हूं ताकि कल को तुमसे हाइड्रोजन की जगह कुछ भी पूछे। सुनो, जनरल केस क्यों किया गया है, यहां पे क्या हेडिंग था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और हाइड्रोजन हमें स्पेशल केस लेकर के चल रहे हैं। यहां मैंने ये जनरल फॉर्मूला बताया तुम्हें, अगर कोई भी एटम लिख करके दे देगा, जेड तुमको पता होना चाहिए,
तो यहाँ पे जेड की वैल्यू को पुट कर लेना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कितना होगा, जेड की वैल्यू को 1 पुट कर लेंगे, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा सर -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। सही, नोट कर लो इसको भी। देखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सबसे पहला ड्रॉबैक जो था, रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। सही है ना, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने कुछ ये फिक्स्ड ऑर्बिट की बात नहीं की थी कि स्टेबल ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई हमारी। देखो यहाँ पे क्या था, ये न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा, स्पायरल पाथ बना करके आकर के इसके अंदर कोलैप्स करेगा। ये बात बाद में जाकर के पता चली थी, बोहर ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि अभी निकाला हम लोगों ने एनर्जी, सही है, और हमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज रिवॉल्व करती है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगी वो, ये बात सबको पता है। कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी लूज कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बड़े रेडियस में जब ये मूव कर रहा होगा, इसकी एनर्जी कुछ और रही होगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था कि नहीं था, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अभी निकाला ना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर हाइड्रोजन के लिए, जेड स्क्वायर बाई आर जनरल केस के लिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रही है। तो जैसे जैसे इसके ऑर्बिट चेंज हो रहा होगा एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, एनर्जी चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और एनर्जी ये लूज कर रहा होगा, एनर्जी लूज कर रहा होगा ये, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और ये आकर के एटम से कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस में आकर के कोलैप्स कर जाने वाला है। बात समझ आती है क्या, एटम ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा जो पूरा एज अ होल एटम स्टेबल नहीं है। लेकिन जनरल हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, कि एटम हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोलैप्स हो रहा है वहां पे, ठीक। तो पहला डिमेरिट ये था। दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट जो था, दूसरा सबसे बड़ा जो डिमेरिट ये था कि हम सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एमिट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक चीज बताओ, इसका पल पल ऑर्बिट बदल रहा है कि नहीं, जब पल पल ऑर्बिट बदल रहा है मतलब हर एक ऑर्बिट में एनर्जी अलग है, हर एक ऑर्बिट में एनर्जी अलग है कि नहीं है, अरे आर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एनर्जी अलग है। सर अगर एनर्जी हर ऑर्बिट में अलग है, ठीक, तो उस समय क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा होगा उसका भी मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। EMW जो रिलीज हो रहा होगा, हमने पढ़ा है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, एच न्यू एनर्जी एमिट करता है, जो कि हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट या स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इसी को आगे बोहर ने एनालाइज किया था, जो स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो यहां से हमें एक बात पता चलेगी कि यहां से हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था फिर, और जिसकी एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती, वेरी करती, ये मिलना चाहिए था हमें। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे क्योंकि हर एक ऑर्बिट में एनर्जी अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रल मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था हम लोगों को। लेकिन हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा था कि हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन सीरीज मिल रही थी हमको, ठीक है ना, क्या मिल रहा था हमको, लाइन सीरीज मिल रहा था। यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चले हम लोग तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था हमको, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या चीज देखा गया कि हाइड्रोजन के केस में, बोहर ने किया था, अगला आर्टिकल वही हम लोग का है, बोहर ने ये चीज देखा कि हाइड्रोजन के केस में लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम मिलने का मतलब क्या हुआ, जो भी हमको कलर्स वगैरह दिखाई दे रहे थे जो चीज, वो लाइन के फॉर्म में थे, ऐसे अलग अलग, ये पढ़े भी हो तुम लोग, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, वो अलग अलग लाइन पर बना करके दिखाया गया था। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, लेकिन इसी बामर लाइमन में ही ये चीज बताया गया होगा तुमको कि अगर ऑर्बिट की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब हम लोग बहुत ज्यादा हायर ऑर्बिट में अगर देखने लगते हैं तो वहां पे हमें लाइन न मिल करके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलने लगता है। जैसे इस तरह का कुछ बनाया गया होगा ना, नीचे ये गैप ज्यादा होता है, फिर गैप कम होते 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 जहां पे जाओगे तो ये गैप ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये पढ़ा जाएगा स्पेक्ट्रम सीरीज, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, एक दूसरे में ही
ये कोइंसाइड करने लगते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑर्बिट जिसमें तुम देख रहे हो वो ऑर्बिट बहुत ज़्यादा हो जाए, नंबर उसका जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाए तब दिखता है। बट ये हाइड्रोजन के केस में ही हमने ये चीज़ देखा, तो ये हाइड्रोजन पे ही सारी चीज़ें कहानी हो रही थी, एनर्जी निकाला गया था। तो हाइड्रोजन में भी हमें क्या मिलना चाहिए था? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। लेकिन बोहर ने जब इस चीज़ को एनालाइज किया तो उनको क्या मिला? लाइन स्पेक्ट्रम मिला था, मतलब कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। एक ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है? बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। तो यहीं से बोहर ने ये बात बताया कि ये जो है अलग अलग ऑर्बिट में नहीं मूव कर रहा है सर। अलग अलग ऑर्बिट में अगर ये मूव करता तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता। पहले एनर्जी इतनी, हल्की से एनर्जी कम, हल्की से एनर्जी कम, हल्की से एनर्जी कम, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती। लेकिन हमने क्या देखा कि एक लाइन बना करके दे रहा है, n इज टू 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फिर से -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 41। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी है, और यही चीज एक्सपेरिमेंटली दिखाई दी थी। तो बोहर ने क्या किया? डिस्कार्ड किया इस थ्योरी को कि सर आपने, रदरफोर्ड ने ये बोला कि ठीक है उसमें नो डाउट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट की बात रदरफोर्ड ने नहीं की थी, बस रिवॉल्व कर रहा है ये बात की थी उन्होंने। ऑर्बिट की बात आकर के किसने किया? नील्स बोहर ने। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस होते हैं। जिसके बाद अब आते हैं नील्स बोहर की थ्योरी आती है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक, और ये रदरफोर्ड से बाबू क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस तुमको इतना याद रखना है, क्वेश्चन में अगर लिस्ट ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेगा तो काइनेटिक को पोटेंशियल के बराबर दिखा देना, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद से इम्पैक्ट पैरामीटर पूछा। इम्पैक्ट पैरामीटर में ना सिर्फ तुमसे डेफिनेशन पूछेगा, उस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, बट वो फॉर्मूला याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई, वो लिखवाएगा ना फॉर्मूला, उसको याद रखना है तुमको फॉर्मूले को। ठीक, और इससे ज़्यादातर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बोहर एटॉमिक मॉडल से बनते हैं, जहाँ पे रेडियस तुमको निकालना होगा इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी निकालना होगा, एनर्जी निकालना होगा, और उसी के बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है। और केमिस्ट्री में शायद पढ़ाया भी गया होगा तुम लोग को, वेलोसिटी रेडियस निकालना बताया गया था। चलो ठीक है, तो बोहर वाला अब नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।